लेकिन जिस स्टॉक के बारे में पिछले साल चर्चा की थी उसने कैसे बिहेव किया, आने वाले दिनों में ज़रूरी नहीं कि यही स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन ये इसमें हमने कुछ स्टॉक्स देखे थे जैसे सेरा या एनबीसीसी या कैप्लिन पॉइंट्स। कैप्लिन पॉइंट्स वो एक स्टॉक था कि जिसको स्प्लिट और बोनस का फायदा मिला। सेरा का अगर भाव देखेंगे तो जो आज 3000 के करीब है, 400 रुपये का स्टॉक था जब से मनीबी के पोर्टफोलियो में है। अगर लेवा बेची करते रहे रहते, खरीद बिक्री करते रहे रहते, तो शायद वो 3200 का आज वैल्यू जो दिख रहा है वो अपने को दिखा नहीं रहता। बात इसी की हुई, सर ने भी इसी के बारे में अपना सेशन लाकर रोका था कि बेचना नहीं है, और अगर बेचना नहीं है तो फिर करना क्या है। स्टॉक मार्केट्स में आज की तारीख में सबसे गर्म चर्चा है वो मतलब 26 का पी। जो लोग स्टॉक मार्केट में रोज लेवा बेची करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको ये शब्द उनके कान पर अक्सर आता है कि 26 का पी है, मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। और फिर इसी डर में जो स्टॉक्स हमने लेके रखे रहते हैं, हम उसके बारे में सोचना, हमारा सोचने का जो चक्र है वो चालू हो जाता है कि क्या हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए, क्या हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले और हमारे स्टॉक्स बेच ले। अगर फंडामेंटल्स उस कंपनी के अच्छे और वो अगर अच्छा स्टॉक है, तो इसी डर से कि यहाँ से शायद उसका भाव नीचे आ सकता है या मार्केट नीचे आ सकता है, हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में से अच्छे स्टॉक्स बेचकर प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर बेच देते हैं। और जब मार्केट नीचे आता है तो हमें फिर सलाह दी जाती है कि फिर सलाह उसकी नहीं मिलती कि हमारा फाइशर या सेरा या टीटी के प्रेस्टीज लो, हमें सलाह दी जाती है कि जेपी, सुजलॉन इस टाइप के शेयर्स खरीदो क्योंकि उनको एवरेज करना है। और ये सारे चक्कर में जो दीर्घावधि का निवेशक है, जो दीर्घावधि के निवेश के उद्देश्य के साथ जो मार्केट में आया हुआ है, वो कब शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन जाता है या फिर उसे बनाया जाता है, ये उसे भी नहीं समझ में आता। और जिसका हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है और हमें लगता है कि यही दो शब्द जो स्टॉक मार्केट में हमको फायदा करा कर देंगे, वो मतलब प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस। ये तत्वतः ही बहुत गलत हो सकता है कि मार्केट बहुत ऊपर गया तो बेचो और जब मार्केट आया तो मार्केट नीचे आएगा तो उसको खरीदो। एक पूछने लायक सवाल उठता है कि किसको पता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और जो हमें सलाह देते हैं उन्हें कैसे पता कौन सा शेयर भागेगा, कौन सा शेयर टूटेगा, कौन सा शेयर कहाँ जाएगा। सो अगर उन्हें ये नहीं पता तो फिर हम उन पर निर्भर भी क्यों रहे। दूसरी एक चीज जो हमें अक्सर बताई जाती है या जिसके बारे में जिक्र होता है, वो मतलब कि डेरिवेटिव्स तो हमारे लिए है ही नहीं। क्या डेरिवेटिव्स डबल एज स्वॉर्ड है? हाँ है, लेकिन कभी तो भी वॉरेन बफेट ने इसके बारे में जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि डेरिवेटिव्स इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और हम उसको मान बैठे। लेकिन डेरिवेटिव्स का उपयोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी किया जा सकता है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। हम जब भी कभी मार्केट में आते हैं तो हम लोग पैसे कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम कभी इसके बारे में नहीं सोचते कि पैसे कैसे बचाए जाए। और यही बहुत एक माइन्यूट फर्क होता है सर्वसामान्य छोटे निवेशक और यशस्वी बड़े निवेशक के बीच, कि वो पहले पैसे बचाने के बारे में सोचता है और फिर पैसे बढ़ाने का काम तो अपने आप शेयर मार्केट कर देता है। अगर हम मार्केट में आकर किस तरीके से पैसे बचाए, किस तरीके से हमारे रिस्क मैनेज हो, उसके बारे में सोचे तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से फ्लरिश हो सकता है। एक तो मार्केट में रिटर्न कितना मिलेगा, मार्केट में मुनाफा कितना होगा, ये सोचकर मार्केट में आना मतलब रिवर्स में गाड़ी चलाने समान हो जाता है कि हम लोग रिवर्स में गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आगे तो नहीं जा रही, पीछे जा रही है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग रिवर्स में गाड़ी चला रहे हैं और रेयर व्यू को देख भी नहीं रहे और फिर गाड़ी चला रहे हैं। हम आगे तो जाएंगे नहीं, लेकिन पीछे जाते जाते एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बारे में क्या। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है कि बेचना नहीं है तो फिर विकल्प क्या है। तो उसका विकल्प ये होगा कि हेज एंड डोंट सेल। और फिर हेज करना भी है तो फिर वो कैसे करना है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखेंगे। इसकी चर्चा हमेशा होगी और हमारे मन में ये चीज हमेशा आएगी कि डेरिवेटिव्स के बारे में तो नहीं समझ में आता, या डेरिवेटिव्स तो हमारे लिए नहीं है, या फिर डेरिवेटिव्स में अभी एकदम से हाथ डाले क्या। डेरिवेटिव्स नहीं समझ में आता, लेकिन इंश्योरेंस तो समझ में आता है ना, कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो घर पर पैसे आएंगे, लाइफ इंश्योरेंस हुआ तो अगर कुछ हो जाता है तो घर वालों को पैसे मिलेंगे। तो शेयर बाजार का इंश्योरेंस क्या होगा, और शेयर बाजार का इंश्योरेंस क्या होगा, और शेयर बाजार का इंश्योरेंस किस तरीके से काम कर सकता है, उसके बारे में अपन लोग अभी बात करेंगे। हम लोग चर्चा करने वाले हैं
शेयर मार्केट के इंश्योरेंस की, और वो शेयर बाजार का इंश्योरेंस किस तरीके से होगा और हमने कैसे वो शेयर बाजार का इंश्योरेंस खरीदना है, हम लोग उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ये एक टेबल दिख रहा है आंखों के सामने, ये 6000 का पुट ऑप्शन है, पुट यूरोपियन ऑप्शन है क्योंकि पी लिखा है, और ये हिस्टोरिकल डेटा है। 2008 का साल इसलिए लिया है क्योंकि 2008 का हमने समय देखा है कि मार्केट बहुत ऊपर गया था और फिर पत्तों के बंगले के समान मार्केट जैसा पत्तों का बंगला जैसा टूटता है वैसे मार्केट धड़ धड़ नीचे आया था, क्योंकि तब भी मार्केट का पी एक बहुत ज्यादा ऊपर था। और फिर ऐसी सिचुएशन में पैनिक सिचुएशन निर्माण हो जाती है कि हम लोग अपने स्टॉक्स बेचना चालू कर देते हैं, पता नहीं शायद इससे और मार्केट नीचे आए तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन अगर फिर आन पड़ती है तो हमने क्या करना चाहिए, एक हिस्टोरिकल डेटा को सामने रखकर एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ये 1 जनवरी 2008 से 30 जनवरी 2008 तक का डेटा है। ये 6000 का पुट ऑप्शन है। 6000 के पुट ऑप्शन के ये अलग अलग प्रीमियम्स है। 121 का प्रीमियम था 1 जनवरी 2008 को 6000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का, और फिर मार्केट नीचे गिरा। एक महीने में ही मार्केट 6144 से मार्केट 1000 पॉइंट लगभग टूटकर 5167 तक आया। इतना मार्केट नीचे गिरने के बाद ये जो 121 का प्रीमियम है, ये 121 का प्रीमियम लगभग 846 हुआ। हम इसको कैसे वापरेंगे? जब हम कहते हैं कि बेचना नहीं है, पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रखना है, अगर हमारे स्टॉक्स अच्छे हैं और अगर हमारे स्टॉक्स अच्छे हैं, अगर हमको उनको कंटिन्यू करना है, हम अगर हमारे पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करते हैं और उसी समय पर अगर हम एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं, पुट ऑप्शन अगर खरीदे, यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ 1 जनवरी 2008 को ये निफ्टी है, निफ्टी को अगर हमने लॉन्ग किया तो माइनस साइन दिया है 6156 का, मार्केट 6156 था और वो मार्केट 30 जनवरी आते आते 5167 हो गया। ये 6156 को हम अगर मार्केट में बने रहे और मार्केट 1000 पॉइंट टूटता है तो लगभग 998 पॉइंट्स का हमें यहाँ नुकसान होता है। लेकिन उसी समय अगर हम एक पुट की पोजीशन बनाते हैं जो कि 121 का प्रीमियम चल रहा था, वापस हमने उसको माइनस साइन दिया क्योंकि हमारे जेब से पैसे गए, हमने खरीदा, बाइंग की पोजीशन बनाई। अगर हम पुट का एक ऑप्शन खरीदते हैं तो 121 का जो प्रीमियम था वो बढ़कर 846 रुपए हो गया, मतलब यहाँ पर हमको 724 रुपए का फायदा हुआ। जहां पर हमें 988 रुपए का नुकसान डायरेक्ट निफ्टी में हो रहा है, वही हमें 724 रुपए का फायदा ही हमें पुट में हो रहा है। दूसरी एक चीज, जब हम कहते हैं कि बेचना नहीं है तो ये जो 1000 पॉइंट्स का नुकसान है ये एक्चुअली हमें हुआ नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन कम हुआ है, हमने इस लॉस को बुक नहीं किया, लेकिन उसी के चलते ये 724 रुपए जो है प्रीमियम के बढ़ने की वजह से वो हम यहाँ पर कमा पाए। इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने पोर्टफोलियो के आंकड़ों के साथ अगर हमें इसको कंसिडर करना है, पोर्टफोलियो मानकर चलते कि एक 10 लाख का पोर्टफोलियो होगा और हम लोग 10 लाख के पोर्टफोलियो को बनाकर रख के, जिसमें हमारे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स होंगे जिसको हमें बेचना नहीं क्योंकि स्टॉक्स अच्छे हैं, हमें प्राइस पर नहीं जाना। हम अगर एक पुट को लॉन्ग करते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस 600 होगा, उसके लिए हमें प्रीमियम देना पड़ेगा ये 121 रुपए, जो अभी हमने देखा 1 जनवरी 2008 को इसका प्रीमियम था। तब लॉट साइज जो था वो 200 का हुआ करता था। जो डेरिवेटिव्स का विषय समझते हैं वे शायद ये टर्मिनोलॉजी को जल्दी रिकलेक्ट कर पाएंगे। तब 200 का लॉट साइज हुआ करता था। तो ये पुट का वैल्यू कि हमें कॉस्ट कितनी लगने वाली है, तो ये 200 मल्टीप्लाइड बाय ये 121 रुपए एक का और 200 का लॉट साइज, तो 10 लाख के पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए हमें 24,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको परसेंटेज के तौर पर देखते हैं कि 10 लाख के पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए 24,000 का इन्वेस्टमेंट मतलब कितना प्रतिशत होता है, तो वो महज 2.5% होता है, जो कि हम लोग म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो भी दे देते हैं। ये वो 2.5% की कीमत है, ये वो 2.5% की कीमत है जो कि पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए, जो कि पोर्टफोलियो को बचाए रखने के लिए हमें लगानी पड़ेगी, जो कि आती है लगभग 24,000 रुपए हमने देखा।
10 लाख का पोर्टफोलियो बना हुआ है, हमें इसको सुरक्षित रखना है करके हम 24,000 रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे, और ये है स्टॉक मार्केट का इंश्योरेंस। अब हमने देखा कि मार्केट टूटा, मार्केट कहां से कहां टूटा। यहां पर हमने देखा कि मार्केट लगभग 6,156 से टूटकर 5,156 तक आया, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट्स मार्केट टूटा। अगर इसको परसेंटेज की तुलना में देखना है कि कितने परसेंट से मार्केट टूटा, तो ये लगभग 16% मार्केट टूटा हुआ यहाँ पर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पोर्टफोलियो, अगर मार्केट अगर 16% से टूटा है तो अपना पोर्टफोलियो भी 16% से नीचे आएगा। 10 लाख का अपना पोर्टफोलियो था, वो टूटकर लगभग 8,37,000 उसकी वैल्यू हो गई। हमने बेचा नहीं है, उसका वैल्यूएशन कम हुआ है। यहीं पर जब 121 का प्रीमियम 846 हो गया, तो पुट का वैल्यू जिसके लिए हमने 24,000 रुपए62,000 थे, उसका वैल्यूएशन लगभग 1,69,000 रुपए हो गया। 1,69,000 रुपए हो गया, जहां पर पोर्टफोलियो में हमने 1,62,000 रुपए गवाए, वही हमें 24,000 माइनस कर 1,69,000 में से 24,000 माइनस कर 1,44,000 हमने कमाए। और ये जो गवाए की बात कर रहे हैं 1,62, फिर वापस मैं उसी को दोहराऊंगी, ये नोशनल लॉस है, ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन कम हुआ है। मतलब ये 1,62 गए, ये 1,44 आए, तो जहां पर 16% के नुकसान की वजह से हमको टोटल 1,62 का नुकसान होने वाला था, वही नुकसान ये पोजीशन लेने की वजह से सिर्फ 17,000 रुपए तक आ गया। और ये 17,000 परसेंटेज की तुलना में देखते हैं तो ये लगभग 0.25% का नुकसान है। ये इंश्योरेंस खरीदने की वजह से जहां 16% का नुकसान हम 0.25% पर लेकर आए, वही अगर मतलब ये तो हमने हिस्टोरिकल चीज के लिए देखा। अगर आज की बात करते हैं, आज मार्केट लगभग 10,000 के करीब है, हम निफ्टी की बात करें 10,000 के करीब है। 10,000 के निफ्टी के लिए और थोड़ा सा ऊपर की बात करते हैं और 10,200 के पुट ऑप्शन की बात करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल अभी क्या लाइव में हो रहा है उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। उसका प्रीमियम लगभग 250 रुपए चल रहा है, 250-253 रुपए। आज की तारीख में लॉट साइज 75 का होता है, तो उसके लिए कॉस्ट लगती है लगभग 18,750 रुपए। ये 18,750 रुपए, ये जो शेयर बाजार का इंश्योरेंस है, वो महज 2% का टोटल पोर्टफोलियो का होता है। और अब हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि मार्केट कितना टूटा तो कितना होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर देखा था कि 16% मार्केट टूटा, ये हिस्टोरिकल फिगर्स थे। आज भी अगर हम पकड़ कर चलते हैं, ये सिर्फ उदाहरण है, कल मार्केट टूटेगा ऐसी बात नहीं है। कि अगर 16% से वापस मार्केट टूटा तो 10 लाख का पोर्टफोलियो अपने आप 8,37,000 हो जाएगा। ये जो 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ये टूटकर अपने आप 8,37,000 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर हमने यहाँ पर देखा कि 250 जिस फुट का आज प्रीमियम चल रहा है, वो कितना होगा हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये 121 का प्रीमियम 846 हुआ पुराने एग्जाम्पल में, तो ये कितना टाइम्स बढ़ा, तो 7 गुना बढ़ा। तो ये 1700, ये जो 250 का प्रीमियम है, 1,000 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ से टूटता है, या फिर 16% से मार्केट अगर यहाँ से टूटता है, तो जो कि लगभग 1600 पॉइंट्स के करीब आएगा, क्योंकि 10,000 का भी करंट मार्केट चल रहा है, तो इसका प्रीमियम, ये 250 का प्रीमियम लगभग 1738 हो जाएगा। जहां पर हमें वापस 1,62,000 का हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान होगा, वही लगभग 1,11,000 का हमें हमारे पुट के पोजीशन में फायदा होगा। जहां पर हमने सिर्फ 2% का इंश्योरेंस देकर 16% का होने वाला नुकसान जो है, क्योंकि हमने 2% का इंश्योरेंस की कॉस्ट दी, और ये जो हमारा लॉस है ये 1,62 में 1,11 को अगर मिलाएंगे तो वो लगभग 5,000 तक का हो 50,000 तक का हो जाता है। मतलब जहां पर 10 लाख का मार्केट था और हमें ये डर रहता है कि यार मार्केट का पी तो बहुत ऊपर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, मार्केट कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा नहीं पता। लेकिन अगर हमारे पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे स्टॉक्स डले हुए हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स हमने खरीद के रखे हैं, और हमारा कन्विक्शन पूरा कहता है कि दीर्घावधि के लिए ये स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न, या ये हमारे स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न देंगे,
तो उन्हें बेचने के अलावा, इसको मैं बार बार इंश्योरेंस का शब्द हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में भी हम प्रीमियम देते हैं। अगर कुछ गलत ज्यादा हो जाता है तो हम उसका क्लेम लेते हैं, नहीं तो जो प्रीमियम दिया वो गया। और जब भी कभी ऑप्शंस में हम बाय की पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं, तो जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। तो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो ये प्रीमियम होगा जो हमें देना पड़ेगा। पुराने वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कुछ 24,000 रुपए देने पड़े, और अब भी करंट वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो लगभग 18,000 रुपए की कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी। और वो 18,000 रुपए की कॉस्ट अगर हम बेयर करते हैं तो ये इंश्योरेंस हम लोग बाजार का कर सकते हैं हमारे स्टॉक्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि स्टॉक्स बेचने की वजह से प्रॉफिट बुक तो शायद हो जाएगा, लेकिन जो दीर्घावधि का निवेशक है उसके कुछ फायदे मिस हो जाते हैं, जैसे कि बोनसेस, स्प्लिट, अगर लाभ वाला और बाटा समान स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो उसके कूपन्स आते हैं 20%, 30% ऑफ के, वो सारे मिस हो जाते हैं। तो दीर्घावधि का जो निवेशक रहता है उसको लेवा बेची में प्रॉफिट बुक करने में थोड़ा सा फायदा तो हो जाता है, लेकिन जो दीर्घावधि के जो लाभ होते हैं उससे वो वंचित रह जाता है। और आज की तारीख की अगर बात करें तो 1990 से 2017, पिछले 1992 से 2017, 92 को लिबरलाइजेशन हुआ था, हम लोग लगभग $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। और $2 ट्रिलियन मतलब पहले जो हमारी इकोनॉमी हुई करती थी उसमें हमारा $2 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। आज हम लोग 2.few ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और मोस्ट ऑफ अस थिंक, या जो मार्केट में लोग बैठते हैं, मार्केट के जो अभ्यासक है, मार्केट के जो ज्ञानी लोग हैं, वे कहते हैं कि यहाँ से आने वाले 10 से 15 सालों में ये जो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2.few ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो यहाँ से दुगनी हो जाएगी। पिछले 25 सालों में हमारे देश में न जाने कितने इन्फोसिस, कितने विप्रो, कितने एल&टी, कितने HCL, कितने सेरा, कितने टीटी के प्रेस्टीज बने। और अगर पिछले 25 सालों में इतने ये कंपनियां बनी हैं और अगले 10 सालों में हमारे देश का इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश का जीडीपी ये पूरा का पूरा उतना बनने की अगर क्षमता रखता है तो वापस उतनी सारी कंपनियां बनेगी, उसमें कोई गुंजाइश हमने नहीं रखनी चाहिए। और मार्केट में ऐसा कहते हैं, हम लोग एक जो हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम लोग में एक चर्चा चलती है कि अगर किसी को निर्वाणा या मोक्ष चाहिए तो कुंभ जहां होता है, जहां 3 नदियों का संगम होता है, उसमें से सरस्वती नदी है नहीं है उसकी चर्चा अलग करेंगे, लेकिन जहां पर 3 नदियों का संगम होता है उसमें अगर हम लोग डुबकी लगा देंगे तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हमें मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम इंडिया के स्टॉक मार्केट में है और इंडिया के स्टॉक मार्केट में है तो अगर 3 चीजें हैं और 3 चीजों का सही इस्तेमाल अगर हम करा पाए तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी निर्वाणा प्राप्त हो सकता है। वो कौन सी 3 चीजें होगी? एक मतलब लिक्विडिटी, जो आपके हमारे सबके निवेश से मार्केट में आएगी। दूसरे मतलब सेंटीमेंट्स, और सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो एक नीलेश शाह जी का इंटरव्यू बीच में सुना था, उनकी किसी एक फंड मैनेजर से चर्चा हुई थी, वे बता रहे थे कि सेंटीमेंट्स इंडिया के बारे में कितने अच्छे हैं। तो वे बता रहे थे कि किसी फंड मैनेजर, फिरंगी फंड मैनेजर के साथ जब चर्चा कर रहे थे तो जितना पूरा पैसा पिछले 1 साल में FII के माध्यम से आया उतना पूरा पैसा वो एक फंड मैनेजर अपने देश में लगाने को तैयार है। वो ऐसा नहीं कि आज लगेगा, कल लगेगा या परसों लगेगा, बट इन कोर्स ऑफ टाइम वो पैसा लगाने की क्षमता तो उनमें है ही, लेकिन वैसा दृष्टिकोण भी वो भारत के प्रति रखते हैं। फिर उसके बहुत अलग अलग कारण होंगे, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड शायद एक कारण होगा, हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही वो एक कारण होगा, बहुत सारे अलग अलग कारण होंगे। लेकिन लिक्विडिटी मार्केट में है, आपको और हमको बहुत सारे फोन्स आते हैं कि लोन्स अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड ले लो, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी है। दूसरे सेंटीमेंट्स जो कि भारत के प्रति बहुत अच्छे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कि इन्वेस्टर को मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहिए वो मतलब फंडामेंटल्स। हमारे देश की अभी की जो परिस्थिति है वो इतनी फंडामेंटल्स की अगर सिर्फ बात करें, हम बिल्कुल पॉलिटिकली बात ना करते हुए, वो इतनी अच्छी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का वरदान मिला है। हम टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो हमारा अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन हुआ करता था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत बार चर्चा ऐसी होती थी कि जो इंसान जॉब करता है वो ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं वो 5, 7, 10 मिला के जितना टैक्स देते हैं उतना एक जॉब करने वाला टैक्स देता है। सो टैक्स टू जीडीपी, जीएसटी की वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशियो में इजाफा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अपने देश में हो रही है, थिंग्स आर चेंजिंग। सो ये तीनों चीजें मार्केट में अभी है, तीनों चीजें फिलहाल मार्केट में है, और अभी अगर हम इन तीनों चीजों का फायदा नहीं करा लेंगे तो फिर हम लोग कब कराएंगे? और
इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में सर ने भी जिक्र किया कि HDFC या मारुति सुजुकी, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा जो लगा है वो FIIs का और फिरंगियों का लगा है। आज की तारीख में 25% ये ऑलरेडी FII का पैसा है, 10 से 12% ये प्रमोटर्स द्वारा आया हुआ पैसा है, जैसे सुजुकी ने मारुति से डाला, लीवर ने हिंदुस्तान के साथ कंपनी बनाकर डाला। मतलब ऑलरेडी 35% हमारे देश की इक्विटी ये फिरंगियों के पास जा चुकी है। अगर आज भी हम लोग हमारे स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं रखेंगे और आज भी अगर हम हमारे स्टॉक मार्केट पर आएंगे नहीं आएंगे इस पर चर्चा करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे यहाँ से 51% इक्विटी ये फिरंगी यहाँ से लेकर जाएंगे और फिर हम लोग को वापस एक फाइट करनी पड़ेगी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की। हम लोगों को बहुत फक्र महसूस होता है कि हमारे फोरफादर्स जो थे या ग्रैंडफादर्स थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, लेकिन वो बहुत खुशनसीबी होगी कि हम हमारे बच्चों को ये बता पाएंगे कि हाँ हमने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए हमने भी हमारी एक फाइट लड़ी थी। और वो कैसे होगा? तो हमारे देश के स्टॉक मार्केट्स में निवेश करके। हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारी ताकत है और ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ गलतियां होगी, कभी पैसे बनेंगे तो कभी पैसे जाएंगे भी। ये क्या परमानेंट एक साथ पैसे बनाने का कोई एक जरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज उतनी ही सही है कि अगर हम दीर्घावधि के लिए मार्केट में पैसे बनाकर रखते हैं और दीर्घावधि के लिए हम लोग निवेश करके रखते हैं और साल में सिर्फ एक बार अगर हम हमारे पोर्टफोलियो के तरफ देखते हैं, हम हमारे पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं कि फंडामेंटली हमने जो कंपनियां खोजी है क्या वो सही है, क्या उनके 5, 7, 10 पैरामीटर्स जो यूजुअली देखने चाहिए क्या वो सही है, और अगर वो सही होंगे तो हम उस कंपनी को कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो वापस पोर्टफोलियो का रिस्ट्रक्चरिंग हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमने इतना भी किया सो उसके डिविडेंड्स, उसके बोनसेस, उसके स्प्लिट्स, उससे आने वाले अलग अलग बेनिफिट्स, फिर वो डिस्काउंट के तौर पर हो या किसी स्कीम के तौर पर हो, वो हम गिन नहीं सकते, उतने होते हैं। और स्टॉक मार्केट में आते वक्त एक गलती हम सब लोग बहुत बार करते हैं कि पढ़ने के अलावा हम लोग बाजू वाले को पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदा, और बाजू वाला जो स्टॉक खरीदता है और बाजू वाले का जो पोर्टफोलियो होता है, हम भी उसी तरीके का पोर्टफोलियो ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे बनाने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन मेरिल लिंच जो फिडेलिटी जो एक म्यूचुअल फंड का ग्रुप हुआ करता था, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके पीटर लिंच करके जो फंड मैनेजर थे, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, दोज हू लाइक टू रीड दे कैन रीड, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट करके। जो लोग स्टॉक मार्केट में पढ़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करियर करना चाहते हैं, काफी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है या फिर निवेशक भी, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट नाम की बेहतरीन किताब है पीटर लिंच द्वारा लिखित। और वे इसमें लिखते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करना है तो बाजू वाले को पूछने के अलावा कि कौन से स्टॉक में निवेश किया, या फिर बहुत बार हमें टिप आती है कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करें, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बहुत बार ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स हम लोग खरीद लेते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता, या उस कंपनी का नाम ही हमने पहली बार सुना रहता है, और वो कंपनी का नाम पहली बार सुनने के बाद वो कंपनी नाम से भी समझ में नहीं आता कि वो कंपनी करती क्या है। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और जब हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो बाइंग अ शेयर मतलब हम उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बनते हैं। और अगर हम उतने हिस्से के उस कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कंपनी का स्टॉक क्यों खरीदे जो कंपनी के बारे में, उसका बिजनेस क्या है, वो करती क्या है, इसके बारे में भी हम कोई भी जानकारी नहीं रखते। तो सबसे पहली चीज जब भी कभी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो मतलब उस कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं। काफी नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं उन्होंने भी सुना होगा कि हम लोग शेयर्स की बात करते हैं तो 3, 4, 5 बड़े शेयर्स की बात करते हैं तो रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारे शेयर्स के नाम आते हैं। लेकिन रिलायंस करता क्या है? वो पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है कि ट्रेडिंग करता है। एक बैरल क्रूड में कितना लीटर तेल आता है, बैरल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो एक बैरल से कितने बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जितने बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उतनी की पूरी कॉस्ट क्या होती है। जो बेसिन्स की केसेस रिलायंस पर चल रही थी उसका क्या हुआ। अगर ये सारे सवालों के जवाब हमें नहीं पता, हम कच्चा तेल ब्रांड खरीदते हैं कि WTF, बिजनेस के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, तो फिर वो रिलायंस का शेयर खरीदे क्यों? अनलेस वी डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है, तब तक हमने उस कंपनी में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। द मोमेंट हमें ये पता चल जाता है और हम कन्विंस हो जाते हैं कि वो बिजनेस क्या, जरूरी नहीं कि वो बिजनेस पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा पता चले।
जब हमें ये पता चल जाता है तो दूसरी चीज हमने ये देखनी चाहिए कि उस कंपनी का ब्रांड कैसा है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और ब्रांड वैल्यू के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन द बेस्ट एग्जाम्पल अगर समझना है तो ये एग्जाम्पल अक्सर देती हूँ, कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि बेस्ट एग्जाम्पल अगर ब्रांड वैल्यू का देखना है तो जब सबसे पहली दबंग मूवी आई थी उसमें का जो आइटम सॉन्ग था उसमें झंडू बाम शब्द का इस्तेमाल हुआ था। झंडू बाम शब्द का इस्तेमाल जब हुआ था तो झंडू बाम कंपनी ने पिडिलाइट पर, झंडू बाम कंपनी ने दबंग पर, अरबाज खान पर कंप्लेंट करी थी, मुकदमा ठोका था कि तुमने हमें पूछे बगैर हमारे प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल किया कैसे, इमामी वॉज द कंपनी। और उन्होंने ऐसा करने के बाद, वो कोर्ट में केस डलने के बाद, इमामी हैव रियलाइज्ड कि जब से वो गाना आया है, झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए गाना आया है, तब से झंडू बाम प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो एक्चुअल में बढ़ी है। दिस इज अ रियल स्टोरी, मैं अपने मन की कहानी नहीं बता रही हूँ। द मोमेंट झंडू बाम को ये रियलाइज हुआ, इमामी को ये रियलाइज हुआ कि अपने प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बीच में कॉम्प्रोमाइज किया कि 1 साल तक मलाइका अरोरा खान विल बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर झंडू बाम एंड झंडू बाम विल अलाउ दबंग मतलब अरबाज खान टू यूज द सेम नेम। एंड उसके बाद फिर जब दूसरी मूवी आई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दिस इज अ रियल स्टोरी, कि अरबाज खान के ऑफिस के सामने एफएमसीजी प्रोडक्ट की कतार लगी थी कि हमारे प्रोडक्ट का नाम आपके गाने में लेना चाहिए। दिस इज अ रियल स्टोरी, मैं मन की बात नहीं बता रही। और उसके बाद फिर उन्होंने पिडिलाइट और फेविकॉल को शॉर्टलिस्ट किया कि लड़कियां पटाएंगे मिस्ड कॉल से और फेविकॉल से, और फिर फेविकॉल का गाना उस शब्द में आया कि ब्रांड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आज हम फेविक्विक से डॉक्टर फिक्सिट तक सारे प्रोडक्ट हम लोग पिडिलाइट के इस्तेमाल करते हैं। वो कारपेंटर कुछ भी लिखे, वो जब लिस्ट बनाकर देता है कि अगर एक टीपॉय और एक सोफा सेट बनाना है तो उसके लिए इतना प्लाई, इतना फलाना, इतना ठिकाना लगेगा, तो उसमें वो लिखता है 5 लीटर का फेविकॉल। अपने घर पे एडेसिव कोई भी है, सफेद डब्बे में नीले और पीले रंग के, इसमें कोई भी एडेसिव है, उसको बोला फेविकॉल ही जाता है। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ ब्रांड। अगर हम कोई कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो उस कंपनी का बिजनेस समझ में आने के बाद उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू कितनी है, उस कंपनी के ब्रांड की कितनी अहमियत है, वो अगर अच्छी होगी तो हमने फिर आगे जाना चाहिए। वो मतलब पिछले कितने सालों से वो कंपनी वहां पर काम कर रही है। कोई भी इंसान बड़ा होने के लिए, कोई भी कंपनी बड़ी होने के लिए, कोई भी बिजनेस बड़ा होने के लिए कम से कम अगर वो इंसान 20-25 साल से वहां पर खड़ा है, 20-25 साल से वो कंपनी खड़ी है, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी एक्सेप्शंस की जो 7 साल में बहुत मतलब मल्टीफोल्ड्स बढ़कर, कोई 15 साल में मल्टीफोल्ड्स बढ़कर, लेकिन अगर कोई प्रमाण हमें लगाना है, कोई पैरामीटर अगर हमें लगाना है, तो 20 साल अगर वो कंपनी अपना बिजनेस कर रही है और 20 साल अगर मार्केट में खड़ी है, तो फिर हम लोग उस कंपनी के बारे में सोचेंगे। फिर वो कंपनी के प्रमोटर्स क्या करते हैं, वो कंपनी का ऑफिस कहाँ है, वो कंपनी के प्रमोटर्स को कोई एलिगेशन लगे है क्या, उनका माइंडसेट क्या है, एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में सोचना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक एग्जांपल शायद आपने भी सुना होगा कि कोई एक बहुत फेमस कंपनी के करता धरता एक ऐसी कंपनी के बड़े पोस्ट पर चले गए जो कंपनी के ऊपर 7,000-9,000 करोड़ के ऊपर कर्जा था, जिसका नेटवर्थ ही 200-300 करोड़ नहीं है, उसके ऊपर इतना भयंकर कर्जा। और ऐसी कंपनी के बड़े पोस्ट पर जब एक नामी गिरामी व्यक्ति चला जाता है तो तुरंत उस शेयर को खरीदने की होड़ लग जाती है कि अब ये बंदा इस कंपनी में आया तो भले ही ये कंपनी का स्टॉक अभी नीचे होगा, लेकिन ये कंपनी का स्टॉक तो अभी ऊपर जाएगा क्योंकि ये बंदा आया है। एक बहुत सोचने वाली बात है, हो भी सकता है, हमारे देश में मिराकल्स की कोई कमी नहीं है। मैं बताऊंगी, जब भी कभी हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो एक चीज पूछते हैं, या फिर मेरा एक सवाल आपसे है, 300 रुपए का ए स्टॉक है, 3,000 का बी स्टॉक है, 30,000 का सी स्टॉक है, कौन सा स्टॉक खरीदना पसंद करेंगे, ए, बी या सी? 300 का ए, 3,000 का बी और 30,000 का सी। ठीक है, एक चीज समझनी है, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और हर महंगी चीज खराब भी नहीं होती। हर महंगी मतलब 30,000 महंगा है करके खरीदना भी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं, और 300 है करके नहीं खरीदना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये तीनों शेयर्स के मैं
कंपनियों के नाम के साथ बात करेंगे अभी अपन। 300 रुपए का आईटीसी आज भी 300 के करीब है, 3000 का टीटी के प्रेस्टीज 6000 जा चुका है, और 30,000 का एमआरएफ आज 62,000 जा चुका है। और हम लोग जब भी कभी बात करते हैं कि शेयर खरीदना है तो सस्ता शेयर चाहिए, ये जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ये आपकी मेरी बात नहीं। लेकिन हमने एक चीज पर बात करनी चाहिए, हमने प्राइस के ऊपर नहीं, उस कंपनी के वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए। द मोमेंट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, वो चीज सही मायनों में सही तरीके से दिवाली का सेलिब्रेट होगा कि जब हम लोग अच्छे स्टॉक्स पिक करके दीर्घावधि के लिए निवेश करेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा दीर्घावधि के लिए ही बनता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेज करनी है तो डेरिवेटिव्स का सहारा लेकर रिस्क मैनेज की जा सकती है, लेकिन एज आई सेड डेरिवेटिव्स इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, पैसा जितना आता है उतना जाता भी है। ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने इसलिए लेकर आ पाते हैं क्योंकि बहुत बार गलती कर चुके रहते हैं। 200 किलो के ऊपर वो चिवड़ा बना। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुधाकर जी कोळे यहाँ पर आए, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। कुछ मध्ये तुम्हाला सांगते काका की आपण काय करतो। हा 5वा कार्यक्रम आहे, 5 वर्षापासून आपण हा कार्यक्रम करतो। जे दरवर्षी आपले कार्यक्रम होत असतात, कुठला जो 5 साल से अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक खरीदते कौन सा बेचे, इसके अलावा स्टॉक्स कैसे चुना जाए, हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से अच्छा हो, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने किस तरीके से करनी चाहिए, इस बारे में पिछले 5 साल से हम चर्चा कर रहे हैं। और ये हम लोग SMS और टेलीकॉलिंग के जरिए ये कार्यक्रम का न्योता देते हैं। और आप भी पिछले साल जब देवेंद्र जी आए थे तो उस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन में आपका आना हुआ था। मनी भी मंथ करते हैं और ये साल में एक संवत का कार्यक्रम करते हैं। हिंदू मायथॉलॉजी में संवत्सराचं महत्व असतं। सो दिवाळीला नवा संवत्सर सुरू होतो। सो संवत 2074 के नाम से अपना ये कार्यक्रम है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि संक्षिप्त में आप हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। आदरणीय सुधाकर जी कोळे, दक्षिण नागपुर से विधायक है। इस कार्यक्रम में आपको जिसने मार्गदर्शन किया और हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर की अध्यक्षा तथा न्यू इकोनॉमिस्ट बोलेंगे उनको, जिसको इस क्षेत्र में अच्छा नॉलेज है, ऐसे हमारे नेता, हमारी बेटी शिवानी ताई, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव बंधु, आपको सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लक्ष्मी माता आपको कैसी प्रसन्न हो, इसकी पढ़ाई शिवानी ने अभी की है। वास्तविकता में इस विषय से मेरा संबंध जुड़ नहीं रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन कई दिनों से जुड़ नहीं रहा। पता नहीं लक्ष्मी माता कहाँ रूठी है, तो मैं अभी शिवानी से सीख लूँगा कि कैसा ये सब करना चाहिए। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज हो, इन्वेस्टमेंट हो, इसमें मेरा कोई खास नॉलेज नहीं है। केवल शिवानी ने बुलाया इसलिए मैं भी आज सुनना चाहता था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं और थोड़ी गर्दी होने के कारण मैं देरी से यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन गत 3 साल से देख रहा हूँ मैं शिवानी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही। 2 साल 1 साल मैं और माननीय अपने इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के साथ में आया था, तब काफ़ी भीड़ थी और उसमें शिवानी ने बहुत अच्छा खासा प्रेजेंटेशन वहाँ दिया था। मैं शिवानी के बारे में बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये लड़की पढ़ते पढ़ते इस क्षेत्र में गई और इस पर काफ़ी अच्छा नॉलेज उसको मिला है। वो पूरे हिंदुस्तान में घूमती है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से कम 4 कंट्री में वो जाके आई है, वहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है। और हमारे शहर के सिटीजन को इस बारे में नॉलेज देना, हम लोग बहुत पीछे है, बॉम्बे और इधर का सिटी जो है उसके तुलना में हमारे यहाँ ये इकोनॉमी में एक उसको क्या बोले अपन, डिपॉजिटर होंगे, सेंसेक्स होंगे, ये कंसेप्ट अपने तरफ अभी तक आ ही नहीं है। और ये कंसेप्ट लाने का काम गत 3 साल से शिवानी बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है। ये पहली लड़की होंगी, मैं बोलता हूँ अपने यहाँ श्रीकांत, जिसका जरा ताली बजाकर उसका स्वागत करो, पहली लड़की। मैं तो आम आदमी गांव से आया हूँ, यहाँ कंटिन्यूअस 30 साल से मैं जनता की सेवा करता हूँ। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मैं सेवक करके आपके सामने खड़ा हूँ।
इसलिए इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। लेकिन मैं 25-30 साल से नागपुर में काम कर रहा हूँ, तो हम सुनते थे उस समय कि बजट हुआ कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का बजट पर भाषण हुआ करता था। उसके बाद और उसके पहले नथिंग, कुछ भी नहीं होता था। तो हमारे यहाँ की जनता इन्वेस्टमेंट कैसा करे, कैसा वो इसमें जाए, सेंसेक्स कैसा देखे, कोई नॉलेज हमको नहीं था। अब धीरे धीरे शिवानी के माध्यम से ये कल्चर और ये अच्छी बात हमारे बीच आ रही है। मैं केवल शिवानी का अभिनंदन करने और आपको दिवाली की शुभेच्छा देने यहाँ आया हूँ। और महालक्ष्मी को मैं विनंती करूँगा कि कम से कम 3 साल से जो रेगुलर सुन रहे हैं उसके घर तो भी पहले जोर से चली जाए। बहुत अच्छा काम करती है शिवानी के भी आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम के लिए आप जो एक नागपुर में एक नया अचीवमेंट दे रही हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग करने में अच्छा योगदान दे रही है, योगदान देते रहे। इन्हीं शुभकामनाएं के साथ जय श्री राम। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगली मुलाकात मणिबी मंच में होगी, जिसके लिए आपको जानकारी SMS द्वारा प्राप्त होगी। धन्यवाद।